मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 31वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको हम सामान्यतः AES एब्रिविएशन के रूप में लिखते हैं, का सिद्धांत क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, कैसे एनर्जी चेंज होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से जिन बातों को इसमें कवर किया है उसमें इंट्रोडक्शन ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, और मुख्य रूप से इसका सिद्धांत क्या है। फिर ऑगर प्रोसेस क्या होती है, ऑगर एनर्जी क्या होती है, ऑगर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, और ऑगर एनर्जी की गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेशन, और ऑगर स्पेक्ट्रा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके उदाहरण। इन सारी बातों को हमने इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली जो ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सरफेस सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक है। मतलब इसमें जो स्टडीज होती हैं वो सरफेस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुख्य रूप से जो मेटल्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, मेटल सरफेसेस होती हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जानकारी देती है। दूसरी चीज, सरफेस में अगर मान लीजिए कोई एलॉय है, मिश्र धातु है या कैटलिस्ट है, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कहते हैं सरफेस मैपिंग। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है सरफेस के ऊपर, ये सारी जानकारी भी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलती है। फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी 20 एंगस्ट्रॉम डेप्थ तक मेटल सरफेस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है। उसको कहा जाता है कि सरफेस प्रोफाइल। ये सारी जानकारी हमको इस ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त हो सकती है। फिर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिएक्शन, जिसमें कैटलिस्ट का बड़ा रोल होता है। तो कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, सरफेस एक्टिविटी के बारे में भी हमको अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो सरफेस से मीडिएटेड होते हैं, मतलब सरफेस पे होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, इंडस्ट्रियल रिएक्शन, कैटेलिटिक। फिर एडसॉर्प्शन रिएक्शन जो होता है वो भी इंटरफेस पे होता है। फोटो कैटेलिटिक एक्टिविटी बहुत सारे मेटल्स हैं जो शो करती हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी मिलती है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिसोल्यूशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन। और इसी तरह से कई बार मेटल सरफेसेस के ऊपर थिन फिल्म ग्रो की जाती है, उसके बारे में भी जानकारी इस अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त की जा सकती है। और कोटिंग्स, मेटल सरफेसेस के ऊपर जो पॉलीमर की या फिल्म्स की जो कोटिंग होती है, उसके बारे में भी जानकारी हमको मिलती है। सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं जो मेटल सरफेस के ऊपर, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस प्रकार सरफेस सेंसिटिव होने के कारण ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है। अब जैसा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मटेरियल के बीच के इंटरेक्शन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, और ये टकराती है सैंपल से या मेटल सरफेस से। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम मेटल सरफेस से टकराती है तो देखिए क्या क्या होता है। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सीधे निकल जाते हैं, जिनको ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन मेटल से टकरा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे उत्पन्न करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। फिर एक और फिनोमेना होता है जिसको कैथोड ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। विजिबल लाइट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, कुछ जो इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन और मेटल के हीट भी जनरेट होती है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन हैं कुछ वो लौट जाते हैं, जिनको बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं।
और बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको ऑगर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये बहुत लो एनर्जी के होते हैं और सेकेंडरी आयनाइजेशन से ये उत्पन्न होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये ऑगर इलेक्ट्रॉन पर ही केंद्रित है। उनकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको प्राप्त होती हैं और उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस टेक्निक को 1923 में लीजे मेटनर ने और बाद में इसको पियर ऑगर ने 1925 में इसको डिस्कवर किया था और बाद में इसको और डेवलप भी किया गया। तो उनके नाम से, पियर ऑगर के नाम से, इस टेक्निक को ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। और जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, वो बहुत लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस के कारण वो उत्पन्न होते हैं। तो ये सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये आगे जो हम देखेंगे इसके सिद्धांत पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस क्या है। अब इसके सिद्धांत पे हम आते हैं। इसका देखिए प्रिंसिपल क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल्स है मान लीजिए, और उसमें आप देखिए सरफेस के जो एटम हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी 3 एनर्जी लेवल हमने लिए हैं और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ग्राउंड स्टेट है मान लीजिए एटम की, और यहाँ से हम बाहर से हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इंसिडेंट करते हैं। चूंकि एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम सीधे जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो अंदर की तरफ हैं, इनर शेल में हैं, उनसे टकरा के उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं। अब चूंकि ये ग्राउंड स्टेट में था, अब उसको एनर्जी मिल गई, तो ये देखिए एक्साइटेड स्टेट में आ गया पूरा एटम। और ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इनर कोर में था, वो एनर्जी लेने के कारण ये बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ, ये बाहर आ गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो यहाँ पर एक वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाता है। तो जो इनर कोर है वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब देखिए क्या होगा, जो बीच वाली जो मिड शेल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ड्रॉप आउट होगा, मतलब उसमें नीचे गिरेगा और उसको फिलअप करेगा इस वैकेंसी को। तो ये जो पीले रंग का इलेक्ट्रॉन है ये नीचे ड्रॉप आउट होता है, इसको वैकेंसी को ये फिलअप करता है, उसको भरता है। अब ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इन दोनों एनर्जी लेवल के अंतर के बराबर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गया तो ये यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई और ये वैकेंसी जो थी, ये होल था, ये भर गया। पर इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से एक बात और हुई, वो ये हुई कि एनर्जी रिलीज हुई। अब जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है, वो क्या करेगी, वो सीधे सीधे जो आउटर मोस्ट शेल है उस, या जो वैलेंस शेल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो एक वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक होल ये क्रिएट हो गया, एक होल ये क्रिएट हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो था नीले रंग का, ये पहले निकला था, और ये इलेक्ट्रॉन था जो पिंक कलर का है, ये बाद में निकला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसको ये प्राइमरी आयनाइजेशन के कारण बाहर निकलता है, और जो अभी इलेक्ट्रॉन निकला है वो सेकेंडरी आयनाइजेशन के कारण बाहर निकला है। और यही ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य रूप से सिद्धांत है। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम आती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेती है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को भरता है, जिसके कारण अब यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे ड्रॉप आउट हुआ है, इसलिए इन दोनों के एनर्जी लेवल के बराबर की जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है, और ये जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तो यहाँ भी होल क्रिएट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इस एनर्जी डिफरेंस के कारण, वो कहलाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन, अभी देखेंगे आगे हम, और ये कहलाती है सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस।
तो कुल मिला के ये ऑगर प्रोसेस कहलाती है। तो अब देखिए आप, 3 टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं नई, ऑगर इलेक्ट्रॉन, ऑगर प्रोसेस और ऑगर एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कहलाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन, और इसके पास जो भी एनर्जी होगी वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही होगी निश्चित रूप से, वो कहलाती है ऑगर एनर्जी। और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है ऑगर प्रोसेस। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन निकला था इनर शेल से, इसके बाहर निकलने का कारण प्राइमरी आयनाइजेशन है, इसको प्राइमरी आयनाइजेशन कहते हैं। और जब ऑगर इलेक्ट्रॉन निकलता है वैलेंस शेल से बाहर तो ये कहलाता है सेकेंडरी आयनाइजेशन। तो जो सेकेंडरी आयनाइजेशन है उसके कारण ऑगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उनकी एनर्जी सामान्यतः बहुत कम होती है। अब उनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसकी हम गणना करेंगे और वो कहलाती है ऑगर एनर्जी। उसके लिए हमने 3 एनर्जी लेवल्स जो लिए हैं एटम के, एक्स वाई जेड, तो इनको जो हमने नाम दिया है वो एक्स वाई और जेड नाम दिया है। अब हम ये देखेंगे कि एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा और ऑगर एनर्जी का मान क्या होगा। तो जैसा कि सिद्धांत आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और बाहर निकल गया, और उसके बाद ये जो मिड शेल का इलेक्ट्रॉन है वाई एनर्जी लेवल का, ये नीचे आ जाता है, ड्रॉप आउट होता है, और ड्रॉप आउट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है तो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी बाहर निकलती है, और उस एनर्जी का यूज क्या होता है कि ये एनर्जी सबसे बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट शेल में, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तो इसकी एनर्जी Ex है, बीच वाले एनर्जी लेवल की Ey, और इसकी एनर्जी है Ez। तो जब इलेक्ट्रॉन y लेवल से ड्रॉप आउट होके x लेवल में आता है तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इनिशियल एनर्जी लेवल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है और यहाँ पे आया है, ये फाइनल एनर्जी लेवल है। इन दोनों के एनर्जी का जो अंतर होगा वो कितना होगा, Ex माइनस Ey, फाइनल माइनस इनिशियल। तो Ex माइनस Ey इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये एनर्जी जब बाहर आती है, यहाँ से रिलीज होती है, तो कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कंज्यूम हो जाती है। तो Ex माइनस Ey का कुछ भाग इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कंज्यूम हो जाता है, जिसको हम ऑगर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो Ex माइनस Ey कुल एनर्जी रिलीज हुई, Ez एनर्जी उससे खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई। तो कुल मिला के जो बाकी बची एनर्जी है वो किसके पास आ जाएगी, वो इस ऑगर इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी। तो रिमेनिंग एनर्जी होगी Ex माइनस Ey, ये एनर्जी लिबरेटेड है, Ez उसमें से कंज्यूम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में प्रयुक्त हो जाती है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के पास अब जो बची हुई एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो है Ex माइनस Ey, और उसमें से भी Ez आप कम कर दें। इस एनर्जी को कहा जाता है ऑगर एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो ऑगर एनर्जी का जो मान होता है वो होता है Ex माइनस Ey माइनस Ez। Ex इसकी एनर्जी है, Ey इसकी एनर्जी है, Ez इसकी एनर्जी है। एक एग्जांपल अपन लेते हैं सिलिकॉन एटम का। सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 होता है, और उसमें देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 1s वाले हैं या 2p वाले हैं उनको नहीं ले रहे हैं हम, केवल 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें ऑगर प्रोसेस कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड शेल है तो इसको हम L शेल कहेंगे, ये थर्ड एनर्जी लेवल है या थर्ड शेल है तो ये M है, ये भी थर्ड है 3p, तो ये भी M है। तो L M M इस रूप में इसको कैसे व्यक्त किया जाता है ट्रांजिशन को, ये हम आपको बताएंगे। तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन बीम आती है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी और यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी।
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है M से वो L में आ जाएगा। तो M से इलेक्ट्रॉन जब M में आता है तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो होती है ये एक इलेक्ट्रॉन जो 3p में है मतलब M में है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ये ऑगर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो कुल मिला के इस ट्रांजिशन को अपन कहते हैं कि ये LMM ट्रांजिशन है। इसका क्या कहा जाता है? इसको LMM ट्रांजिशन। इसका मतलब होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन L से निकला, फिर M का इलेक्ट्रॉन ड्रॉप आउट होके L में आया, और फिर दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो M से निकलेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है LMM ट्रांजिशन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसीलिए इसको हम स्पेक्ट्रा को एग्जैक्टली इसको दर्शाने के लिए इसको डेरिवेटिव प्लॉट इसका खींचा जाता है। तो आपको मालूम है कि सिंपल प्लॉट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ये डेरिवेटिव प्लॉट खींचा जाता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ एनर्जी है आपने एक्स एक्सिस में ली, और वाई एक्सिस में अपन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ई लेंगे, आई मतलब इंटेंसिटी। तो इस तरह का प्लॉट आता है, और ये कहलाता है उसके पीक की पोजीशन कहलाती है, या एग्जैक्ट वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण देखिए आप, सिलिकॉन का ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, ये LMM ट्रांजिशन होता है जैसा अभी आपको बताया था, और इस प्रकार का आपको स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो ये जो पोजीशन है आप देखिए 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑगर एनर्जी इसकी कितनी होगी? 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, किसकी? सिलिकॉन एटम की। और कौन सा ट्रांजिशन होगा उसमें? इसमें LMM ट्रांजिशन होगा। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे जो एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, देखिए सबके एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, और उनमें जो ट्रांजिशन होते हैं वो KLL इस तरह के ट्रांजिशन होते हैं। और उनकी जो ऑगर एनर्जी है, लिथियम में 43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बेरिलियम में 104 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ऑगर एनर्जी भी इनकी बढ़ती जा रही है। पर इन सारे उसमें जो एटम्स हैं उसमें या एलिमेंट्स हैं उसमें KLL ट्रांजिशन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन K से निकलेगा इनर शेल से, फिर L का इलेक्ट्रॉन K में जाएगा, फिर इनके दोनों के एनर्जी डिफरेंस से क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो बाहरी शेल L से होगा, इसीलिए ये KLL ट्रांजिशन कहलाता है। अब इसके बाद ये ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत हो गया। अब जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सरफेस एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।